Pachu, please check my audio. Can you people hear me? Audible? Is it all fine? Yes, now it's fine. Okay. Yes, all right. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everybody. Fadafat, I'm expecting your response in the chat so that I am very clear that you are awake and you're alert. Okay. Now, Abhi, I would tell you one thing and I would keep encouraging you for a few days and then, I mean, it's compulsory. You have to keep your videos on. ठीक है. Also, I have given you unmute करने का option. In case you guys have any doubt, तो chat में लिखने के अलावा you can even unmute and put up your question. But just ensure कि mic on ना रह जाए because नहीं तो घर की पूरी आवाजें आ रही होती हैं तो that creates havoc. Okay, so that should not happen. मुझे ये बताएं आप, हमने लास्ट क्लास ये किया था स्टार्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स नोट्स, लेकिन आई थिंक अ फ्यू ऑफ यू वर नॉट देयर एंड फ्यू वर देयर व्हाटएवर. एक बार को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉन्सेप्ट वाइज तो हमें मेनली डिस्कशन आज करना ही है. सो वी नीड टू डू दैट डिस्कशन सो दैट वी विल डू टुगेदर. ठीक है, we will do it together and then we need to begin the other subject also in the next class onwards. मतलब आज की क्लास में इसके बाद तो we will proceed with all that. आप लोग मुझे एक बात ये बता दें, क्या आप प्रॉपर रजिस्टर के साथ बैठे हैं या आप किसी रफ रजिस्टर में नोटिंग के लिए बैठे हैं? मुझे ये हर एक व्यक्ति से जवाब चाहिए चैट में. डू यू हैव प्रॉपर रजिस्टर विथ यू? अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट रजिस्टर, या अभी राइटिंग इन सम ऐसी, अभी रफ है, रफी साहब बना दूंगी मैं पीट पीट के. अब मतलब रफ में ही जी रहे हैं आज तक, फिर फेयर करेंगे? क्या करते हो यार सिमरन, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन. चलिए, तो ये पहला था हमारा स्लाइड ऑफ बैलेंस शीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और उसके बाद ये सेकंड हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये हो गई थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और मैंने इसके रिस्पेक्ट में तुम लोगों को बोला था कि आपको क्या बना के लाना है. आपको बना के लाने थे कुछ नोट्स टू अकाउंट्स, मैंने बनवा दिए थे. कुछ टॉपिक के और कुछ टॉपिक के नोट्स टू अकाउंट्स स्क्रीनशॉट लेते जाना. पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है. डन. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, this is the next one, the third one, notes to accounts में, followed by fourth. This is fourth, followed by fifth. This is the fifth one. Very detailed, very systematic questions करने में it will help you a lot. This is the sixth one. This is the sixth one, followed by this, the seventh, and the last. Do we have one more? Yes, last second, sorry. So this is last second, and then we have one more. अगर स्टिल किसी का कुछ छूट जाए, दिस इज द लास्ट वन, तो यू टेल मी, मैं ग्रुप के ऊपर वो शेयर कर दूंगी इसका पीडीएफ. ठीक है. अब बात ये आ रही है, जो पोर्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वो क्या था. वी डिस्कस्ड द फर्स्ट पार्ट व्हिच वाज दिस, इक्विटी एंड लायबिलिटी. यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था. तो अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिस्कशन फ्रॉम द एसेट्स पार्ट, और फिर एक बार पीछे का डिस्कस कर लूंगी मैं, ताकि फटाफट जिनका जो छूटा है वो कवर हो जाए. एंड if you need, then you can ask us, request us for lecture and we'll provide the link with you. We can share the link with you, तो वहां से कवर हो सकता है. आ जाओ. तो एसेट्स में हमारे पास दो कैटेगरी जाती है. एसेट्स में हमारे पास दो कैटेगरी जाती है. मैं यहाँ नोट करती जाऊं. एसेट्स में हमारे पास जाती है दो कैटेगरी. तो आपके दिमाग में पहले तो ये बिल्कुल बसा होना चाहिए. द फर्स्ट कैटेगरी इज योर नॉन करंट asset, or your second category is current assets. Non-current assets and we have your current assets. जब हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की, तो दे आर फर्दर गेटिंग डिवाइडेड into 5 heads. How many heads they are getting divided into? They are getting divided into 5 heads. तो आपका ध्यान यहाँ, पहला हेड है आपका पीपीई एंड इनटैंजिबल एसेट्स. दूसरा हेड है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स.
non-current investments, then DTA, then long-term loans and advances and other non-current assets. तो कितने आ गए इसके अंदर आपके पास? 5 नॉन करंट एसेट में दिमाग पूरा फोकस यहाँ, ताकि साथ में याद हो जाए। घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ क्लास में करके जाएंगे हम। सारा कॉन्सेप्ट, सारी प्रैक्टिस घर में सिर्फ चीजें रिपीट करनी है कि यार क्लास में सब कुछ याद है, बस एक बार वापस देख लें ताकि हम भूले नहीं। दैट इज द ओनली पर्पस तो क्लास के बाद। नहीं तो क्लास पे वील डू एवरीथिंग, एवरीथिंग टू बी डन हेयर ओनली। तो नॉन करंट एसेट में पहला क्या रहा है? पीपीई एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ये एक हो गई बात, डन। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गई सेकंड कैटेगरी विच हैज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इन इट, डन। नेक्स्ट क्या आ गया? डेफर्ड टैक्स एसेट हमारे पास, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये तीसरी पोजीशन पे, दिस इज ऑल्सो डन। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी डन। और कमिंग टू द लास्ट वन, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट। तो ये पहले तो आप लोग मेरे साथ पक्का कर लें, कितने चीजें आ रही है हमारे पास? एसेट में दो कैटेगरी आ रही है, पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ओनली द टू मेन heads. In your non-current assets, we have got how many? 5 further subheads. So the first one is PPE and an intangible, followed by the second one, non-current investment. Then you have DTA, then you have long-term loans and advances, followed by other non-current assets. When you talk about the first one, PPE and intangibles, these are further divided into four. These are further divided into four. 12th स्टैंडर्ड में हमने इसको सुना होता है। अच्छे बच्चे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको शायद फॉर्मेट याद भी होता है। जो थोड़े कम इंटरेस्टेड होते हैं वो इस टॉपिक को जनरली स्किप मार देते हैं। यहाँ पे हमें उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो याद, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकली कैसे करना है वो सब इंपॉर्टेंट है सीखना। तो पार्ट बाय पार्ट वी विल गो। तो पीपी और इंटेंजिबल में चार चीजें आ रही हैं। पहला विल बी पीपी, दूसरा विल बी इंटेंजिबल्स, तीसरा विल बी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल्स अंडर डेवलप, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। तो पीपीई में चार कैटेगरी आ रही है। पीपीई एंड इंटेंजिबल में पहला पीपीई, अगला इंटेंजिबल, फिर पीपीई से रिलेटेड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल्स रिलेटेड इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग। मुझे आप लोगों से फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए। आई जस्ट ओपन और मुझे बताओ एसेट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, मैं लिखती जाऊंगी फट फट, क्विक क्विक। Assets getting divided into how many categories? Two. Amazing. What are the names? What are the names? Yes, yes, yes. Fatafat. What are the names? So you have got your non-current asset and you have your current asset. मुझे ये बताइए आप, non-current asset getting divided into how many? Non-current assets are getting divided into how many? One, two, three, four. अब मुझे इन चार के नाम बता दो, क्या क्या आ रहा है इन चार में, क्या क्या आ रहा है? What are those four things? If you are saying four, technically it's not four. It's not four. They are actually five in number. They are not four. They are five in number. What is the first one? It's PPE and intangibles. What is the second one that we have? Yes, we have got your non-current investments. और बताओ तीसरा क्या है? फटाफट. What is the third one that's there after non-current investments? कार्तिक, तुमने जल्दबाजी में गलत जवाब खतरनाक दिया था। डेफर्ड टैक्स एसेट। साक्षी बह के जवाब दे रही हूँ मैं, बच्चे होश में आ जाएं फटाफट सब लोग। डेफर्ड टैक्स एसेट, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और क्या है? वेरी गुड, अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। मैं एक बार फिर से पूछूंगी और देखूंगी इस बार कितने लोग सही बताने का कष्ट कर पाएंगे। बताइए मुझे, एसेट्स गेटिंग डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी? Assets getting divided into how many? Two. What are those two? Non-current asset and current assets. Non-current assets are getting divided into how many? They're getting divided into five. Okay, one, two, three, four, five. What are those five names? Let's begin. PPE and intangible. PPE and intangible assets. One. What about next?
Non-current investments. Perfect. What about next? Deferred tax asset, DTA. What about next? Yes, long-term loans and advances. Okay, what about next? Yes, what's next? Other non-current, other non-current asset. ठीक. अब बताओ मुझे PPE and intangibles are getting divided into how many? How many? PPE and intangible getting divided into how many? Yes, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 into 4. अच्छा, इन चार बताइए क्या क्या चीजें आएंगी? पहला पीपीई का पीपीई, दूसरा इंटेंजिबल एसेट का इंटेंजिबल एसेट। अब क्या था इसके बाद? इससे रिलेटेड है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर इससे रिलेटेड है वो intangibles under development, intangibles under development. Okay, all right. चलो, तो इस बात पे आपको कुछ नहीं तो 70-80% तो कम से कम, और शायद उसके ऊपर ही याद तो हो गया। अब हम जाएंगे चीजों को समझने के लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। आइए आप पहले पर पीपी और इंटेंजिबल में जो पीपीई आ रहा है, तो ये मैंने आपको नोट करवाया हुआ है। जिन्होंने अभी नोट नहीं किया वो ना करें, अभी नोट सुन लें, बात को समझ आ जाएगा। पीपीई में क्या आने वाले हैं? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट आने वाले। क्या आने वाले हैं पीपीई में? अभी ना लिखें, समझ लें आप। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप लिख लीजिएगा जिनने पहले नहीं लिखा है। जिनने लिख लिया वेल एंड गुड। पीपीई में आने वाले हैं टैंजिबल, छू सकें जिनको, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपको इनको करना है क्लासिफाई देम। Classify them into what? Classify them into land, into building, into a machine, plant and equipment, furniture, etc. तो ये ऐसा करने का किसी ने कहा है क्या? हाँ, ये कहा। ये किसने कहा हुआ है? ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट डिविजन 1 में मेंशन्ड है। क्या मैम के एसेट्स को क्लासिफाई करके लिखो? हाँ। आप ऐसा नहीं करोगे कि मशीन के लूजली नाम लिखने लगो, ये वाली मशीन, वो वाली मशीन, वो वाली मशीन, वो वाली मशीन, नहीं। जब आप यहाँ बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स, तो उसमें आपको कैटेगरी के लिए डालना है। लैंड है तो जितने लैंड है आपके पास, 10, 20, 25, 50, 100, व्हाटएवर, उन सबको एक कैटेगरी में। आपके पास बिल्डिंग्स अगर हैं 2, 5, 10, वो सब एक कैटेगरी में। उसमें आप कैटेगरी ये कर सकते हो, कमर्शियल बिल्डिंग और आपकी फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, तो ऐसे आपने अलग कर दिया, या ऑफिस बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज को अलग कर दिया। फिर आपके पास मशीनें हैं, इकट्ठा कर दी, इक्विपमेंट्स हैं, इकट्ठा कर दिए, फर्नीचर है, एक कैटेगरी बना दी। सो दे नीड टू बी प्रेजेंटेड कैटेगरी वाइज। ओके, अब मैं आपको 1 मिनट को लेके जाना चाहूंगी कहाँ पे। आई विल टेक यू किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, financial statement as per division 1 of schedule 3 PDF। तो या तो अपने पास वो डाउनलोडेड था भी, तो वी कैन इवन यूज दैट एज सच। अभी ये हम जाते हैं डिविजन 1 पे, और मैं आपको पहले तो एक्ट क्या बोल रहा है वो दिखाती हूँ, और उसके बाद कोई कंपनी का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। ये अभी हमारा डिविजन 2 चल रहा था, अब हम डिविजन 1 पे आ रहे हैं। डिविजन 1, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी जस्ट रीच द स्पेसिफिक एरिया। यस, दिस इज बेटर। ये देखिए आप, ये लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कंपनीज एक्ट ही खुला है, क्लासिफिकेशन शैल बी एज। तो ये इन्होंने ही कहा कि आपको लैंड अलग, बिल्डिंग अलग, प्लांट अलग, फर्नीचर अलग, व्हीकल अलग, ऑफिस इक्विपमेंट अलग, ये सब अलग अलग दिखाना है। और एसेट अंडर लीज, उसको आपको अलग दिखाना है। अब ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं कि आपको रिकंसाइल ये सब करके चलना है। उस बात को ही मैंने ये आपके लिए ऐसे लिखा है कि आपको ओपनिंग सबका अलग दिखाना है, आपको एडिशन ड्यूरिंग द ईयर सबका अलग दिखाना है, आपको डिलीशन मतलब मानिए आप वो यूजेबल नहीं रह गई तो वो आपको दिखाना है, अगर वो सेल हो गई, चली गई, तो आपको उसको दिखाना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाना है।
तो हर एक कैटेगरी का ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग ये आपको दिखाना है। ऐसा किसने बोला हुआ है, ऐसा एक्ट ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पढ़िए, where sums have been written off, अगर रीवैल्यू हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, वो सारा कुछ आपको क्या करना है यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करके चलने वाले हैं। समझे आप? अब मेरे पास कहीं तो मुझे याद है एकदम क्लिक नहीं कर रहा, मैं कोई भी कंपनी खोल लेती हूँ रैंडमली, और रिलायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब अपन इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलें, फटाफट खोल जाओ भाई। ये खोली अपन ने एनुअल रिपोर्ट ऑफ सम ईयर, and I'll take you to, they must be having some index. So let's just have a look at the index and maybe land at that page. ताकि you have that clear idea कि यार प्रेजेंट कैसे होता है आर्टिकलशिप में। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों को ये बेसिक ही बात नहीं आती समझ, तो भगा देते हैं लोग, या तो काम फिर वैसी क्वालिटी का नहीं देते हैं। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इस टेबल ऑफ कंटेंट में चेक करना है हमें कि 42 looks like the point where they must have given. दिखाना तुमको जरूरी है, 2 मिनट लगे तो आराम से शांति से पेशेंस से बैठ जाइए। इनके ऊपर डेफिनेटली डिवीजन 1 एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन 2 एप्लीकेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन इनका भी उसी अंदाज में चलेगा। हम्म, ये बैलेंस शीट हमारे पास मौजूद है। नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करो तो नोट नंबर 1 एप्लीकेबल है पीपीई के लिए। अब नोट नंबर 1 तक हम जाएंगे। नोट नंबर 1, ये देखिए, और इसको जरा गौर से देखिए। नोट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल कैपिटल जो भी सब है। अब आपको यहाँ ये दिखना चाहिए, सबसे पहले लैंड, फिर आपको दिख रहा है बिल्डिंग, फिर दिख रहा है प्लांट एंड मशीन, फिर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, व्हीकल, वॉट एवर। इसमें आप वैल्यू देखिए, ओपनिंग वैल्यू, उसके बाद एडिशन, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद क्लोजिंग वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन, और फिर नेट। नेट मतलब क्या हो गया, सारा एडलेस सब कुछ करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है। ये आपका ऐसे ही दिया है पीपीई का, ऐसे ही दिया है इंटेंजिबल्स का, ऐसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ है नहीं तो डाला नहीं, ऐसे ही इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट का। तो यही बात लॉ कह रहा है तुम्हारा, यही बात कंपनीज एक्चुअल में फॉलो कर रही हैं, और यही बेटा हमें भी फॉलो करना रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलना है जब हमारे पास क्वेश्चन करने को आएगा। सो वी नीड टू एंश्योर कि यार हम ओपनिंग भी दिखा रहे हैं, एडिशन भी दिखा रहे हैं, डिलीशन भी दिखा रहे हैं, क्लोजिंग भी दिखा रहे हैं, डेप भी दिखा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है, पक्की बात है, भूलेंगे तो नहीं? एब्सोल्युटली क्लियर, ओके ग्रेट। अब आ जाइए आप इंटेंजिबल एसेट्स, सभी बच्चे इसका मीनिंग जानते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्हाटएवर। ये सारों का भी प्रेजेंटेशन हमने अभी चेक कर लिया। ऐसे ही जाना है इसका भी प्रेजेंटेशन, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, डिप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग, दैट काइंड, ठीक है। ये आ गया आपके स्किल। चलो आगे आ जाओ। नॉन करंट हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, अब ध्यान दे लीजिए। इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या हो जाता है, हमने कहीं पे कोई पैसा लगाया, जनरली आप कह सकते हो किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स में, या किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में, या किसी कंपनी के डिबेंचर्स में, या किसी कंपनी के बॉन्ड्स में, या हो सकता है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स हैं उसमें लगा दिया हो। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने के बाद मेच्योर होंगे, तो मैम 12 महीने कब से काउंट होता है, बैलेंस शीट डेट, जिस डेट पे आप बैलेंस शीट अपनी बना रहे हैं उस डेट के 12 महीने बाद आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको बेचोगे, उससे पहले नहीं बेचने वाले। आपका पर्पस है, आपका इंटेंशन टू होल्ड इट। आप पढ़ेंगे AS 13 मेरे साथ, वहां पे उसका नाम ही है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वहां आप ये बातें डिटेल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल बस इतना ध्यान में रखें, दी इंटेंशन इज टू होल्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए हम होल्ड करना प्लान कर रहे हैं।
चाहे वो इक्विटी, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर, जो कुछ भी है, म्यूचुअल फंड्स, वॉट, इनको हम किस पे दिखा के चलते हैं? कॉस्ट या फेयर वैल्यू। कॉस्ट या फेयर वैल्यू, वो क्वेश्चन में यहाँ नहीं करेंगे वो लोग, इधर एएस में आपको थोड़ा ट्रिकी देते हैं, वहां हम सीख लेंगे। कॉस्ट या फेयर वैल्यू, जितने पे खरीदा वो, या वो जितने पे बिक पाएगा वो, विच एवर इज लोअर, के ऊपर हम शो करके चलते हैं, ताकि अननेसेसरली बड़ा बड़ा के ना दिखा रहे हो। अब इसमें आपका डिस्क्लोजर में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़, कोटेड और अनकोटेड। कोटेड समझते हो आप लोग क्या होता है? व्हाट इज कोटेड? इफ यू हैव आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज कोटेड? ट्राई करो, पता हो तो बताओ मुझे। एनी आइडिया? बताओ फटाफट। नाम से ही क्या लग रहा है? चलो ये बता दो। यस, कोटेड का मतलब है जो, क्या बोल रहे हो, विच इज रिटन और स्पेसिफाइड, नहीं, नो। एनीवन एल्स? कोटेड इन्वेस्टमेंट is the one which is listed on stock exchange. Quoted मतलब listed on stock exchange, जिसको आप खरीद बेच सकते हो बाय, मतलब मेकिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो दे आर लिस्टेड इन नेचर। तो अगर आपके लिस्टेड हैं तो उनको आपको अलग दिखाना है, अनकोटेड है, अनलिस्टेड, तो आपको उनको अलग दिखाना है। ये हमारे दिल से नहीं कह रहे हैं, कि कंपनीज एक्ट में लिखा है कोटेड इन्वेस्टमेंट, फिर लिखा है अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा अगर आपने जितने का परचेज किया था उसकी वैल्यू आपको लग रहा है कि आगे जाके गिरने वाली है, इसकी वैल्यू अभी नहीं गिरी, आगे जाके लग रहा है शायद गिरने वाली है, तो यू नीड टू मेक प्रोविजन फॉर डिक्लाइन और प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या फिर प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन, जितने का खरीदा था लग रहा है उससे नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, तो वी आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोविजन। इसकी कैलकुलेशन भी आप यहीं सीखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। बस अभी डिस्क्लोजर में याद रखना है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में विद रिस्पेक्ट टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपको बताना है लिस्टेड कौन सा है, अनलिस्टेड कौन से हैं, और प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या डिम्यूनिशन आपको क्रिएट करके चलना रहे। आई बात समझ में? ध्यान में रह जाएगा। हम रिलायंस के रिस्पेक्ट में चेक करें वापस, क्या निकल के आ रही है कहानी, इन्होंने दिखाया है क्या? इनके कोई कोटेड अनकोटेड कुछ दिख रहा है? ये देखिए, कैन यू सी दिस? इन्वेस्टमेंट्स जो कि नॉन करंट है, इन्वेस्टमेंट्स जो कि नॉन करंट है, ये आपको दिखेगी कैटेगरी पहली। कहाँ गई मेरी कैटेगरी? कैन यू सी दिस? ग्रे से लिखा हुआ कोटेड, कोटेड। फिर नीचे व्हेन यू सी, सो यू विल फाइंड नॉन, अनकोटेड, ये इक्विटी के लिए, डिबेंचर के लिए था। फिर प्रेफरेंस के लिए देखो अनकोटेड, अनकोटेड, ये ऐसी डिबेंचर अनकोटेड, इक्विटी अनकोटेड, सो देयर आर कोटेड एंड देयर आर, ये देखो आप चला ही चला जा रहा है, कॉर्पस ऑफ फंड अनकोटेड। तो क्या हमें क्लैरिटी समझ में आनी है? कोटेड, अनकोटेड, और किसी की वैल्यू अगर शार्प डिक्लाइन कर रही है तो प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या प्रोविजन फॉर डिमिनिशन क्रिएट करके चलना पड़ेगा। ओके, चलिए बेटा, इसमें कोई डाउट? ये याद रह जाएगा, ये करो मुझे पक्का, कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया। कराने को मैं तुम्हें सिंपल क्वेश्चंस पे एकदम ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ये सुन लेते हो तो तुम मतलब एग्जाम रेडी होने लगते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें आ रहा है करना, यू बिकम एग्जाम रेडी एंड आई वांट यू टू रीच देयर। आगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टर्म लोन आ रहा है लेकिन वो लोन को इग्नोर मार के एडवांस पे हमारा फोकस रहता है। एडवांस का मतलब किसी को लोन देना, सो वी हैव गिवन लोन टू समबडी फॉर व्हाट ड्यूरेशन? जब बैलेंस शीट डेट पे हम खड़े हैं, बैलेंस शीट पे खड़े हैं, वहां से कम 1 साल बाद वो पैसा मिलेगा, बियॉन्ड 1 ईयर, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डिस्क्लोजर आपको इसको क्या करना है? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। डू वी अंडरस्टैंड सिक्योर्ड? हमने किसी को लोन लिया, दिया, और हमें सिक्योरिटी मिली हुई कि अगर वो लोन वापस ना करें तो मैं उनका ये एसेट बेच सकता हूँ, तो दैट्स सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कोई ऐसा एसेट गिरवी नहीं रखा। ये आपको क्या करके चलना है? डिस्क्लोजर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड करके। क्यों कर रहा है ऐसा? ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें ये जानकारी रहे कि भाई रिस्क का लेवल क्या है। ऊपर भी कोटेड अनकोटेड क्यों बता रहे हैं? ताकि यूजर्स को जानकारी रहे
कि रिस्क कितना है, व्हाट इज द लेवल, व्हाट इज द पोजीशन, वो बेटर एनालिसिस कर पाए। यहाँ पे कह रहा है कैपिटल एडवांसेस एग्जाम्पल के लिए, या एडवांस टू रिलेटेड पार्टी। बेटा कैपिटल एडवांसेस क्या होता है? कैपिटल एडवांसेस क्या होते हैं? कैपिटल एडवांसेस का मतलब होता है कि आपने कोई एडवांस दिया हुआ है और आगे जाके उसके बदले अपने को कोई एसेट मिलने वाला है, आगे जाके उसके बदले अपने को कोई एसेट मिलने वाला है, सो दे आर योर कैपिटल एडवांसेस। और अगला क्या है? एडवांस टू रिलेटेड पार्टी। अब मैंने रिलेटेड पार्टी पिछली क्लास भी आपको थोड़ा सा मेंशन किया था। रिलेटेड पार्टीज के बारे में यू विल बी स्टडिंग इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉल्ड AS 18। अभी के लिए इफ यू अंडरस्टैंड शॉर्ट में, तो कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी के एसोसिएट्स, जो भी ये सब है, या कंपनी के डायरेक्टर्स, ये सारे कंपनी के रिश्तेदार होते हैं, दे आर रिलेटेड पार्टीज। तो अगर कंपनी ने अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो इसमें आ सकता है। और उसके अलावा अगर आपने 1 साल के ऊपर कोई भी एडवांस दिया है किसी को, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। इफ आई शो दिस टू यू वंस अगेन, यहाँ देख सकते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आपके कैपिटल एडवांस रिलेटेड पार्टी को दिए या कोई भी दूसरे हैं तो वो इसमें आ जाएगा। हमें इसमें क्या डिस्क्लोज करना है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अगर कोई डाउटफुल है तो वो सारे को यहाँ पे हम दिखा के चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाओ लास्ट, इसमें अदर नॉन करंट एसेट। कितने थे नॉन करंट एसेट्स में अपने पास सब हेड्स? मुझे फटाफट ये बताओ, नॉन करंट एसेट्स में सब हेड्स कितने थे? फटाफट से मुझे ये बताएंगे चैट में, आप लोग लिखे। 5। व्हाट आर दोस 5 नाम? व्हाट आर दोस 5 नाम? नाम व्हाट आर दोस 5? पहला क्या था, याद है? यस, PPE एंड intangibles। अगला क्या है आफ्टर दैट? व्हाट वाज नेक्स्ट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। व्हाट वाज नेक्स्ट? deferred tax asset। What is next? Long-term loans and advances. What is next? Other non-current assets. Other non-current assets. अब इतने पूरों में हम ये फर्स्ट कैटेगरी तो पढ़ ली, अभी उसका फर्दर ब्रेकअप चेक करना है। ये पढ़ चुके हम, ये हमने हाल फिलहाल पढ़ लिया, हम अभी इसके ऊपर आ रहा है अदर नॉन करंट एसेट्स। तो बेटा अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएंगे? वो जिनसे आपको पैसा 1 साल बाद मिले, नॉन करंट है, जिनसे पैसा आपको 1 साल बाद मिलना है और वो 1 2 3 4 कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जैसे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स। बच्चे डेटर्स जो होते हैं वो जनरली आपके करंट एसेट होते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को सामान बेचा है विद द कंडीशन कि 1 साल बाद पैसा आप दे दीजिएगा, 14 मंथ्स में दे देना, 15 मंथ्स में दे देना, 18 मंथ्स में दे देना, तो वो वाले ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारे यहाँ आएंगे। 12 महीने से ऊपर वाले जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इसमें आएंगे, और जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल वो नॉर्मल वाले होते हैं 12 महीने के अंदर अंदर, वो करंट एसेट में जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपका जो टेनेंट है, आपका जो टेनेंट है, अगर आपने उसको रखा है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, 4 साल के लिए जगह दे दी, 2 साल के लिए दे दी, 10 साल के लिए दे दी, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है वो 1 साल के बियॉन्ड बियॉन्ड के लिए है। तो इस केस में अब चाहिए तो एसेट है, तो हम कहीं के टेनेंट हैं अगर, हम कहीं के टेनेंट हैं अगर, तो हमने ये पे करा हुआ है, उल्टा हो जाएगा। हम कहीं के टेनेंट हैं, हमने पे करा हुआ है, एंड वी हैव गॉट दैट प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ से 10 years और फॉर 12 years और 5 years। ऐसे केस में जैसे ही ये ड्यूरेशन एक्सपायर होगा तो हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा, 1 साल बाद ही मिलेगा, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, इसमें आपको क्या डालना है? गिव एजिंग शेड्यूल। अब मैं एजिंग शेड्यूल आपको 1 मिनट को समझा दूं दैट व्हाट एजिंग शेड्यूल इज ऑल अबाउट, ताकि ये तुम्हें आगे भी हेल्प करेगा। बेटा यहाँ देखना स्क्रीन पर, एजिंग शेड्यूल का मतलब है आपके जो डेटर्स हैं उनको ड्यू हुए कितना टाइम हो गया, आपके डेटर्स को क्रिएट हुए या खड़े हुए किताबों में कितना समय हो गया। हैज इट बीन 1 month और लेस देन अ मंथ,
और 3 months और 6 months और ईयर और मोर देन दैट, कितना टाइम हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। वो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आ गई थी उससे कितने महीने हो चुके। तो इसमें लेस देन 6 महीना, 1 से 6 महीने से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, मोर देन 3 years एंड वॉट एवर। ये क्यों कर रहे होंगे तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, वाई आर वी मेकिंग दिस टेबल और अ शेड्यूल? Why are we making such a table or schedule? बताइए, give it a try। क्यों ये बनवा रहे होंगे, ये ऐसे बैठ के बनाओ ताकि पता रहे किन से पैसा मिलने की उम्मीद अब कम है। बिल्कुल, और ये उम्मीद कम है, ये जानकारी हम किसको देना चाह रहे हैं, किसके साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं? ये हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं यूजर्स के साथ। यूजर्स को क्लैरिटी रहे कि भाई ये तो इतना समय हो गया और अभी तक इनसे कोई पैसों का हिसाब किताब ही नहीं बैठ पा रहा है। तो उनको जानकारी रहे। तो ये सिर्फ पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट तुम्हारा आगे भी जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में। यहाँ पे भी एजिंग शेड्यूल बनता है, यहाँ पे भी एजिंग शेड्यूल बनता है, यहाँ पे भी एजिंग शेड्यूल बनता है। आ गया, जहां भी रिसीवेबल आ रहा है तो कितना समय हो गया सिंस दी ड्यू डेट, इसमें क्या बताएंगे आप, एजिंग शेड्यूल। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अगर कुछ है तो, गुड और डाउटफुल किसी पे शक है तो वो बता दोगे, और जो बढ़िया है वो बता दोगे कि नहीं ठीक है डिले ही हो रहा है लेकिन पैसे तो मिल जाएंगे। आ जाओ आगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटू अभी अपन ने पीछे पढ़ा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आप जब करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ोगे ना तो पूरी चीजें सेम है, डिक्टो। या तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करा, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करा, डिबेंचर में इन्वेस्ट करा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा, सब सेम। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम बैलेंस शीट डेट पे खड़े हैं तो वहां से 1 साल के अंदर अंदर चांस है कि हम बेच देंगे। हमें उसको होल्ड नहीं करना। जहां अच्छा दाम मिलेगा, जहां प्राइस बढ़ेगा, जहां हमें नीड लगेगी वहां पे हम उठा के उसको बेच देंगे। Who's this? वो तो इन्फॉर्म करो ना, आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, हाउ विल आई इन्फॉर्म? बोल दो इट्स नॉट देयर। ओके बच्चों, क्या बोला मैं तुमको, जितना इन्वेस्टमेंट में आ रहा है यहाँ और चाहे ये इन्वेस्टमेंट, पूरा कंटेंट सेम है विद द डिफरेंस ऑफ इंटेंशन। एक में कब है, 12 महीने के बियॉन्ड उसको हमें होल्ड करके रखना है, और एक के अंदर क्या है, जहां मार्केट में अच्छा रेट पकड़ा वहां बेच देंगे और अपना पैसा निकाल के निकल जाएंगे। तो इसको भी आप AS 13 में पढ़ते हो, और इसको भी हम AS 13 के अंदर हम पढ़ते हैं दैट हाउ द कैलकुलेशन एंड ऑल इज डन। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए सिर्फ कैटेगरीज याद होना है। दूसरा, कोटेड है तो अलग दिखाएंगे, अनकोटेड है तो अलग दिखाएंगे, कोटेड है तो अलग, लिस्टेड अनलिस्टेड है तो अलग, और प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या डिम्यूनेशन दिखाना। प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या डिम्यूनेशन दिखाना है। मतलब क्या है, मुझे इसका ये बता दो प्रोविजन फॉर डिक्लाइन या डिम्यूनेशन का। ये कोटेड यहाँ, अनकोटेड यहाँ, प्रोविजन फॉर डिम्यूनेशन। व्हाट इज डिम्यूनेशन? फटाफट से इफ यू कैन टेल मी द मीनिंग, याद हो तो। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। फॉल इन द वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने वाली है तो वी क्रिएट अ प्रोविजन एंड शो इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए। अभी मैंने आपको फ्लो फ्लो में ये इसलिए करा दिया बिकॉज ये इससे एकदम ही मिल रहा है। हम पीछे आएंगे और एक बार को वापस से अपने फॉर्मेट को चेक करें ताकि बची चीजों को हम क्लियर कर सकें। जब मैं PPE की बात कर रही हूँ तो आपको क्लियर हो चुका है इसमें क्या आने वाले हैं, इंटेंजिबल। जब हम इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर है। एग्जाम में इन दो पे क्वेश्चन आए उसके चांस थोड़े से कम होते हैं लेकिन पता होना चाहिए, तो हम सुन लें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ये जो तुम्हारा एसेट है, ये जब बन रहा है, ये जो तुम्हारा एसेट है ये जब बन रहा है तो उसमें जितना पैसा अभी तक लग चुका है उसको तुम यहाँ दिखाते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। सपोजिंग मैं तुमको बोलूं कि भाई तुम्हारी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब इस साल क्या हुआ है, इस साल सिर्फ पिलर डले, इस साल सिर्फ पिलर डले हैं। तो क्या ये फ्री में डल जाते हैं? नहीं मैम, पैसे तो लगते हैं। तो मैं कहूँ ये बहुत बड़ा एरिया है, उसमें जो पिलर्स ही डले हैं वो ही 10 लाख रुपए के डले हैं। तो क्या किया जाएगा,
आप ईयर एंड में उसको पीपीई में नहीं दिखा सकते बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट राइट नाउ। आप उसको दिखाओगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 10 लाख रुपए। ऐसे ही मैं कहूँ नेक्स्ट ईयर, सपोजिंग पूरे में छत बन गई, ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार हो गया और जो फर्स्ट फ्लोर है उसके पिलर खड़े हो गए। अब इस पूरे का खर्चा अभी तक टिल डेट हो चुका है 1.5 सीआर। 1.5 सीआर। तो अभी भी आप उसको किस में दिखाना कंटिन्यू करोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। नेक्स्ट ईयर मैं आपसे कहूँ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जितना जो होना था सब कंप्लीट हो गई और इसकी फाइनल कॉस्ट हमें 2.5 करोड़ रुपए पड़ी है। तो अब आप कहाँ दिखाओगे? अब आप यहाँ से हटा दोगे, यू वॉन्ट कंटिन्यू विथ हेयर, यहाँ से हटेगा और पीपी में चला जाएगा 2.5 सीआर। क्या क्लियर है? जब तक एसिड बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जितना पैसा उस पर लगता जा रहा है उसको आप इसमें दिखाओगे। वंस इट इज कंप्लीटेड तो फिर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऑल राइट, ओके, चल बढ़िया। अब आ जाओ आगे, इनटैंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई, पैटर्न सेम। इनटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? आपका कोई रिसर्च चल रहा है, आपका कोई पेटेंट तैयार हो रहा है, आपका कोई ट्रेडमार्क तैयार हो रहा है, आपका कोई कॉपीराइट तैयार हो रहा है, आपका कोई फॉर्मूला तैयार हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, जो भी पैसा लगता जा रहा है, आपकी कोई वेबसाइट तैयार हो रही है, आपका कोई पोर्टल तैयार हो रहा है, उसमें जो पैसा लगता जा रहा है अभी वो फाइनल नहीं हुआ, उसको आप इसमें दिखा देंगे इंटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट में। एंड वंस इट गेट्स कंप्लीटेड उसको आप किस में शिफ्ट कर देंगे? आपके इंटैंजिबल एसेट में। क्या मेरे बच्चे आप लोग को ये बात याद रहेगी? पक्की बात एकदम। हमें अकाउंट बनाना होगा, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, तो हमें सही प्लेसमेंट करना है, सही प्लेसमेंट करना है। परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गर्व, तुम्हारे जवाब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे यार, एक जवाब नहीं आया तुम्हारा। क्या तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? है डांट खाने वाले काम कर रहे थे? क्यों गर्व भाई? या तो गर्व ने लॉगिन करके छोड़ दिया है। पढ़ रहा हूँ मैम। गर्व 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करना फिर ऑफ कर देना। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करो फिर ऑफ कर देना। बिफोर आई गो अहेड आई वांट यू, ऑफिस में हूँ तो कुछ नहीं होता, 1 मिनट वीडियो ऑन कर दो जहाँ पे भी हो फिर ऑफ कर लेना। कर दो ऑफ। कौन से ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हो? काम वाम संभाल रहे हो तुम सब कुछ? हाँ, ठीक है चलो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुका, अब ये क्या होता है? डीटीए। मैंने उस दिन थोड़ा डीटीएल समझाया था, उसी को यूज करके मैं यहाँ डीटीए आपको क्लियर करूँ। ध्यान देंगे सब लोग। हमने बात डिस्कस करी थी, कंसिडर कर रहे हैं हम, कंसिडर करो आप, आपका जो पीएनएल है उससे आपका ध्यान देना पूरी तरीके से, सब लोग, नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब जो इनकम टैक्स वाले होते हैं, अभी आप जब आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स वालों की कहानी क्या होती है, इनकी कहानी क्या होती है, इनका कैलकुलेशन इनके स्टाइल में चलता है। हमारे कई खर्चों को ये बोलते हैं ये खर्चा नहीं है, हमारी कई कमाई जो हमें लगती है कमाई नहीं है वो उसको भी कमाई मान लेते हैं, वो किसी पे भी टैक्स लगा रहे होते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जब कैलकुलेशन किया तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1,50,000। अब आप टैक्स बताइए किस हिसाब से दोगे, जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट दे रहे हैं वो, या जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसके ऊपर प्रॉफिट दो, तो उस पर टैक्स दोगे तो उस पर टैक्स देंगे। तो इस पे टैक्स रेट कंसिडर कर लो, ऐसे ही मैं बोल रही हूँ 10% है, तो हम कितना टैक्स देंगे? 15,000। जबकि हमारी किताबों के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो 1 लाख था, और इस पे अगर हम देते 10% तो हमारा टैक्स कितना जाता? हमारा टैक्स जाता 10,000। तो ये है जा रहा है, और ये अगला क्या है? जाता। ये इतना जा रहा है 15,000 और इतना आपका जाता। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं अभी? हाँ, 5,000। 5,000। इसका होगा क्या? होगा ये, सुनना और से, आगे वाले सालों में चीजें रिवर्स हो जाएंगी। चीजें रिवर्स, अच्छा मैम, हाँ, हमारा प्रॉफिट बुक्स के हिसाब से ज्यादा दिख रहा होगा और इनकम टैक्स वालों के हिसाब से कम दिख रहा होगा, तो कल को हम टैक्स कम पे करेंगे।
कल को हम टैक्स कम पे करेंगे, आज हमने 5,000 ज्यादा दे दिए लेकिन इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल जाएगा। मैम कैसे मिल जाएगा, वो जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लंबी कहानी होती है बट शॉर्ट में इफ यू अंडरस्टैंड, आज हमने ज्यादा दिया है, कल को इन कमिंग ईयर्स इनकम टैक्स वालों के हिसाब से जो आएगा वो हमारा कम टैक्स निकलेगा, सो वील हैव टू पे लेस। तो मजे लेना बाकी है, फायदा है फ्यूचर में। सो दिस बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स एसेट। और ये नॉन करंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर नहीं होगा, ये 1 साल के ऊपर ड्यूरेशन में रिवर्स होगा। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, आज आपने ज्यादा दे दिया और उन सालों में जाके आपका टैक्स का फिगर कम हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड योर डेफर्ड टैक्स एसेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो तुम्हें कोई क्वेश्चन इस पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे सिलेबस में AS 22 वहां तुम इसका पूरा कैलकुलेशन भी पढ़ोगे। सो you'll be learning the calculation, how it's presented and all, वो सब वहां सीखोगे। एज ऑफ नाउ दिस इज सफिशिएंट। इसको तुम लिख रहे हो तो तुम अपने पास कहीं लिख लो। इसको या तो तुम्हारे पास पोस्टिट्स हो, कलरफुल रंग बिरंगी चिट्ठियां, तो उसके ऊपर लिख लो, या तुम किसी पेज में हाफ पेज में करके लिख लो, और जब तुम ये नोट्स लिख लो तो तुम साइड में इसको स्टेपल कर दो। और जिन लोगों ने पिछली क्लास के नोट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं तो वो तो वहीं ऐड कर सकते हैं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन द रजिस्टर। PNL ये हमारे हिसाब से है, हमारे, और ये IT मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन। नोट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मैम हमने लिख लिया। डाउट लगे तो पूछ लेना, मैम डाउट है। ओके गुड, गुड 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 स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है। या तो हमने शॉर्ट पेमेंट करी होती है या हमने एक्सेस पेमेंट की होती है। एक्सेस करी है तो काइंड ऑफ प्रीपेड है, शॉर्ट पेमेंट करी है तो कल को देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी बन जाती है। इसी को अगर मैं कह दूं, मानो ये 5,000 होता, कि 5 दे रहा है और देना था 10 तो कम दे रहा है, तो कल को ज्यादा देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी में खड़ा हो जाता। बेहतरीन। सिमरन और साक्षी, तुम लोग ने अपना, तुम डायरेक्ट एंट्री से कर रहे हो दोनों में से, या कैफ के रूट से ही कर रहे हो? और जो भी है रजिस्ट्रेशन करा लिया इंस्टीट्यूट के पास के अपना? कार्तिक तुमने रजिस्ट्रेशन अपना इंस्टीट्यूट का? ठीक है, तो सिमरन साक्षी दोनों अभी नहीं करवाया? अच्छा। और गर्व तुमने? तुम दोनों तो कैफ रूट वाले हो, तो इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाओ। 2 दिन से सर्वर ही बंद है। गर्व ने करवा लिया, क्या बात, वेरी नाइस। तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि रजिस्टर टाइमली हम हो जाए, पहली बात। मॉड्यूल्स आ जाएंगे अकॉर्डिंगली, दूसरी बात। और किताबें आने के बाद ही मुझे लगता है ऐसा कि वो एकदम सीरियसनेस आ जाती है पढ़ाई को लेके। चलिए, ये हो गया हमारा नोट, शायद सभी का। एनीबडी स्टिल नोटिंग? एनीबडी स्टिल नोटिंग? मैम मुझे सितंबर अटेम्प्ट देना है। कौन सा सितंबर? सितंबर 25? क्यों? दे लो, लेकिन क्यों, तुम तो मेरे के लिए एलिजिबल हो।
AIR चाहिए और कॉलेज साथ में होगा, कर सकते हैं, कर सकते हो। तुमने सोच बहुत अच्छी रखी है कार्तिक, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक अगर पहले से मन बना के चलो तो बात ऐसी है कि फिर आपके हर एक एफर्ट वैसा होता है ना, आई नो यू इन पर्सन ऑल्सो। तो तुम अगर उस तरीके से करके प्रिपेयर करोगे तो पॉसिबल है। सिमरन कह रही है मैं भी सितंबर में देना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी चाहतों को अपन वक्त के साथ पूरा करेंगे और अपन ऐसे तैयारी करेंगे कि आप लोग ऑल इंडिया रैंक लेकर आ पाए आराम से। अच्छा, आप लोग को एक चीज को समझ में आना चाहिए, आई डोंट नो कितना हद तक आप उसको रिलेट कर पाओगे। एक होता है कि आप किसी ऐसी जगह गए, कैसे बोलूं मैं, देयर इज आई मीन अ मार्केट जहाँ बहुत भीड़ हो रही है। आप बोल रहे हो दुकानदार से मुझे दिखा दो पहले, अगला बोल रहा है मुझे दिखा दो पहले, अगला कह रहा है मुझे दिखा दो पहले, वो आपसे कह रहा है आप थोड़ा वेट करिए, फिर आप वेट कर रहे हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर आपका टर्न आता है, फिर भी वो आपको इतना ध्यान नहीं दे पाते। या कभी मानो हम डॉक्टर के यहाँ गए, पता पड़े भीड़ लगी हुई है, बस आप जाके बैठते नहीं हो, डॉक्टर आपसे बात भी नहीं करता, साइड वाला फटाफट पर्चा बना देता है और बोलता है जाइए बाहर से दवा ले लीजिए, अपन कुछ बात करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। एक ऐसा सिनेरियो होता है। और एक ऐसा सिनेरियो होता है कि आप गए किसी जगह, आपके लिए वो जगह पहले से रिजर्व है, वहां पे आपको अपना कोई भी पॉइंट रखना है, आपने अपना पॉइंट अच्छे से रखा, अगले ने आपको बहुत प्रॉपरली ट्रीट किया, आपका कोई पॉइंट ऐसा नहीं हुआ जो अनआंसर्ड रह गया हो, फिर आपने उस हिसाब से अपनी शॉपिंग वॉपिंग करी। आप बताइए दोनों में से कहीं ना कहीं कंफर्ट कहाँ मिल रहा होता है और कहाँ पर्सनल अटेंशन मिल रहा होता है? वही वाली जगह जहाँ पे वो उतनी भीड़ तैनात नहीं है। तो जब आप ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया रैंक के लिए एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज कि आपकी पढ़ाई सही से हो रही है। आपकी पढ़ाई सही से हो, आपका कोना कोना पढ़ाई का कवर हो रहा हो, कोई चीज ऐसी नहीं हो जो आपकी छूट रही हो, आपका रिवीजन हो रहा हो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको नोट्स की क्लैरिटी है, आपको प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी है। बस इस नियत से अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको वैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ऑल इंडिया रैंक। तो बस उस नियत से लग जाओ। जो रिजल्ट जिसका पहले रहा, किसी का बहुत एवरेज रहा, किसी का किसी वजह से नहीं निकल पाया और डायरेक्ट एंट्री से कर रहा है, दैट्स फाइन। सो फार मोस्ट हैव बीन ट्रीटेड वो वैसे ही भेड़ बकरी समान। But when you have direct connection with me, you are under direct supervision and CA जैसी पढ़ाई, when you are able to do in this personalized manner, तो nobody can stop you from clearing at least। और अगर एफर्ट सही डायरेक्शन में आपने लगाए तो ऑल इंडिया रैंक तय बात है। 85 प्लस 90 प्लस आराम से यू कैन स्कोर इन योर सब्जेक्ट्स। तो वर्क अकॉर्डिंगली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। That's the mindset with which I am teaching. For me, number of children doesn't matter at all. There are so many children who have already taken recorded batch for May attempt. Now they wanted to take recorded because they are taking, I mean, they have college, a few of them have that habit of doing night study. तो मैम हम ओवरनाइट अपनी पढ़ाई कर लेंगे, लेट नाइट तक, अर्ली मॉर्निंग तक, तो जो भी जिसका है। रही बात आपकी जब आप पढ़ रहे हो लाइव बैच में, इवन रिकॉर्डेड वाले बच्चों के पास सपोर्ट होता है, उनका कोई भी डाउट अनक्लियर्ड नहीं जाता। वी हैव अ सेपरेट ग्रुप फॉर देम, वहाँ उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा वी कीप एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 1 से 2 सेशंस उनके लिए, कि उनका कोई भी डाउट है तो वी टेक केयर ऑफ देयर डाउट्स ऑल्सो। बट लाइव वाले तो भाई डेली मिलेंगे, तो उसके अंदर जो जो भी अपना पॉइंट है अपन सब डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में ही सब हो जाएगा, जैसे बोलूं घर पे वैसे रिपीट करो, रिवाइज करो, मस्त अपनी पढ़ाई करो। हाँ या ना? चलो आगे पहुंचेंगे हम। ये नोट कर लिया मेरे बच्चों ने सबने, वेरी गुड, बढ़िया। अब हम जाते हैं, ये पॉइंट हमारा हो चुका और ये भी हमारा पॉइंट हो चुका। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू डिस्कशन ऑफ करंट एसेट्स। नॉन करंट में आई 5 चीजें, करंट में आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 चीजें। हाउ मेनी आर देयर? 6 थिंग्स आर देयर, 6 चीजें। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था सिट्स को। क्या लिखवाया था? सिट्स को। तो सिट्स को इज रिफ्लेक्टिंग दी 6 थिंग्स, करंट एसेट्स 1 2 3 4 5 और 6, सिट्स को। So when we are talking about this C first, what is this C? It's your current investments. It's your current investment. I is standing for your inventories. बेटा करंट एसेट की बात कर रहे हैं तो आपको
वैसे ही चीजें सोच के चलनी है, वैसे ही चीजें सोच के चलनी है जो करंट एसेट में आती हैं। टी से इट इज योर ट्रेड रिसीवेबल, सी से इट इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके बाद एस से सो यू हैव गॉट योर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया है, एंड दिस ओ इज स्टैंडिंग फॉर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। So what is it? SITSCO, SITSCO. C standing for current investment, I for inventories, T for trade receivables, C for cash and cash equivalents, S for short-term loans and advances, and O for other current assets. क्या याद रह जाएगा सबको? Yes or no? Asset side हमारा full control में। वेरी नाइस, शानदार। चलो तो मैं ये करा रही हूँ, क्या करा रही हूँ, मैं एसेट साइड का पूरा चार्ट बनवाऊंगी और वो तुम लोग से बनवाऊंगी। चलो बताओ मुझे, एसेट्स गेटिंग डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Assets getting divided into how many parts? Quick, 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 फटाफट। Yes, two parts, ma'am. पहला क्या है? What is the first one? Non-current asset. Yes. What is the second one? Current asset. Very good speed. अब non-current asset getting divided into how many? पांच. Okay, one, two, three, four, and five. ठीक. What are the names coming there? What are the names coming there? Quick, quick. साक्षी, फटाफट जवाब। पहला क्या आ रहा है? PPE and intangibles. What after that? Non-current investment, then deferred tax asset, then long-term loans and advances, then other non-current assets, right? चलिए करंट एसेट में बताइए, करंट एसेट में बताइए क्या आ जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट सिट्स को, सिट सी आई, आई से इन्वेंट्री, एस आई टी, टी से ट्रेड रिसीवेबल, आई है ना, उसके बाद वापस सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन एस, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और को क्या हो जाएगा आपका? O stands for other current assets। चलो मुझे इसमें बताओ, प्रॉपर्टी ये पीपीई और इंटेंजिबल में कितनी कैटेगरी है? चार। व्हाट इज द फर्स्ट वन कमिंग? व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी कमिंग? व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? इट इज पीपीई। व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? Intangible assets. What is the third category? What is the third category? Capital work in progress. What is the fourth one? What is the fourth one? Intangibles under development. Intangibles under development. Okay, okay. ये आपके सामने पूरा चार्ट है, मुझे लगता है आप लोग के सबके दिमाग में तो बैठ गया, सबके दिमाग में तो बैठ गया। अच्छा मुझे कुछ पॉइंट्स बता दो, मुझे ये बताओ, जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा रहे होंगे तो इसके संबंध में कंपनीज एक्ट ने क्या स्पेसिफिकली प्रेजेंट करने को कहा? क्या प्रेजेंट करने को कहा है कंपनीज एक्ट ने? कोई एक बात ऐसी जो डिस्क्लोजर में दिखानी है। वेरी गुड, वेदर दे आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, शानदार। मुझे ये बताओ आप, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के संबंध में कोई स्पेशल डिस्क्लोजर हमें करके चलना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमें करना है क्या? कोटेड और अनकोटेड, यस, और वेरी गुड, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन, प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन। तो यही डिटो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। मुझे तुम लोग बता सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई हो, तो इन्वेस्टमेंट्स पर एएस कौन सा लगता है? इन्वेस्टमेंट्स पर एएस कौन सा लगता है? याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो चैप्टर बाय चैप्टर तुम करेंगे। 13, 13, 13, 18 नहीं, 13, 13, 18 इज फॉर रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज। चल अब मुझे बताओ आप, डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब होता क्या है? मतलब बता दो मुझे अपनी लैंग्वेज में लिख के कि व्हाट आर योर डेफर्ड टैक्स एसेट्स? व्हाट आर योर डेफर्ड टैक्स एसेट्स? फ्यूचर बेनिफिट्स रिलेटेड टू टैक्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दैट आईटी का कैलकुलेटेड टैक्स अपनी बुक से ज्यादा था तो आगे फायदा मिलेगा। ठीक है, सही बोल रहे हो। इसको बेसिकली आप ऐसा ध्यान में रखो, इट्स अ काइंड ऑफ प्रीपेड टैक्स, ऐसा मानो।
बट वो जो प्रीपेमेंट किया ना, वो उसका बेनिफिट 1 साल बाद मिले, बियॉन्ड 1 ईयर, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में आ रहा है, नॉन करंट में। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। मुझे ये बताओ, अगर हमारी कोई मशीन हम बनवा रहे हैं, कोई मशीन हम तैयार करवा रहे हैं किसी इंजीनियर को बुला के, अभी वो 40% रेडी हुई है मशीन, और उसके ऊपर लग गए हैं आपके 50 लाख रुपए, ये कहाँ दिखना चाहिए? ऐसी मशीन को हम कहाँ दिखाएं, किस हेड और किस सब हेड में? वेरी गुड, इट विल कम इन योर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आएगा, पीपीई में। वेरी वेरी गुड। चलिए, तो ये मेरे बच्चों को हो गया एब्सोल्युटली क्लियर और है कंट्रोल में। हम अभी आगे और जा रहे हैं और हम चेक करेंगे इन्वेंट्रीज। हैवी तो नहीं पड़ रहा ज्यादा? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। इन्वेंट्रीज की हम यहाँ बात करें, सारी फॉर्म की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंट्री, ये जो भी ईयर एंड में बची है क्लोजिंग, वो यहाँ आ जाएगी। स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी यहाँ आ जाएंगे। इनको जब हम अभी AS2 करेंगे तब वहां आप देखोगे, पर आप इतना मान के चल सकते हो। आई मीन आई जस्ट शो पिक्चर टू यू सो दैट स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर्स। अब आप ये मान लीजिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो लग रही होती हैं, ये सब किस में आ जाती हैं? दे आर पार्ट ऑफ योर स्टोर्स एंड स्पेयर्स। आ गया है समझ में आपको? कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स जो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रहे होते हैं, दे आर योर स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो चाहे ये हो और चाहे लूज टूल्स हो। लूज टूल्स मतलब आपके औजार हो गए, आपका पेचकस, आपका जो वो होता है, क्या होता है, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, और क्या होता है अपने पास, जो जो भी चीजें लग रही होती हैं, आई वुड से टूल्स। तो ये मैं ओपन कर दूं और ये दिखा दूं, ये जो सब टूल्स लग रहा है अलग 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 अलग, इनको भी ईयर एंड में जितने बच रहा है, इसको किस में लिया जाता है? इन्वेंट्री में। इनको करंट एसेट में लिया जाता है, बट इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी, इफ दे मीट डेफिनेशन ऑफ पीपी, तो फिर उनको नॉन करंट में दिखा देंगे, अदरवाइज उनको करंट में दिखा के चलते हैं इन्वेंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये हथौड़ी वथौड़ी इन सब की जो लाइफ है, ये थोड़ी बहुत ही होती है। ठीक है, तो ये सब आ गया। ये क्या क्या नाम लिखा है? ड्रिल मशीन तो लंबी चल जाती है, तो वो पीपीई में शिफ्ट हो जाएगी, फिर वो इसके अंदर नहीं आएगी। उसके अलावा जो भी लिख रहे हैं, ये ग्रो बार, स्क्रू ड्राइवर, शीन, सैंड पेपर, स्क्रू, टेप मेजर, ठीक है, हॉक सॉ, आई डोंट नो व्हाट ऑल दीज आर, व्हाटएवर, अपना एरिया है नहीं इंजीनियर्स का, ये सब एरिया है। तो ये अगर इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ पीपी, तो इट विल गो देयर, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। अब आप इसमें पढ़ो, इन्वेंट्री में डिस्क्लोजर में क्या डालना, कैलकुलेशन कैसे किए। बेटा आप लोग पढ़ते थे फाउंडेशन में फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, तो आपको मेथड बता के चलना है, मेथड। और कैसे कैलकुलेशन आपने किया, अगर उसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर था, कॉस्ट पे लिया, NRV पे लिया, किस पे लिया, वो बता के चलना है। और आपने मेथड क्या अडॉप्ट किया, वो बता के चलना है। ध्यान में रहेगा क्या आपको ये बात? ध्यान में रह पाएगी? नेक्स्ट क्लास में आपके नोट्स चेक करूंगी कि सबके पास लिखा हुआ हो। अभी थोड़ा सा मामला आगे पीछे है, खैर ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है, डेटर आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल आ जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर तो यही माइनस करोगे, यही इसी हेड में करना चाहिए। तो यहाँ आ गया डेटर, बिल्स रिसीवेबल, और माइनस कर दिया प्रोविजन। इसमें भी क्या लगता है? इसमें भी एजिंग शेड्यूल बनाने की जरूरत रहती है, इसमें भी एजिंग शेड्यूल रहता है। आ जाओ आगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आएगा इसमें? कैश आ जाएंगे, बैंक बैलेंस आ जाएगा, चेक इन हैंड आ जाएगा, चेक मिला हुआ है ना, बैंक में जमा किया ना कुछ, तो भी वो यहाँ आ जाएगा। बैंक डिपॉजिट 0 से 12 मंथ्स के लिए, अगर आपने कोई भी पैसा 12 मंथ्स के अंदर अंदर के लिए भी अगर FD कर दी, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 100 दिन के लिए, तो भी वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। लेकिन अगर आपने FD 5 साल के लिए कर दी, अब आप सोचिए, मुझे बताइए कि कहाँ आना चाहिए? 5 साल के लिए कर दी, तो अब मुझे सोचो और बताओ कि कहाँ आना चाहिए? आउट ऑफ ऑल दी एसेट्स, ऑल दी हेड्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार, 5 साल के लिए उठा के FD कर दी, इट विल कम इन योर नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, यहाँ आ जाएगा। इट विल कम इन दिस। अब मेरी बात गौर से सुनना, सपोजिंग आपने 2012 में FD कर दी 5 साल की, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखेगा।
फिर आप 2013 में आए, अभी भी 4 साल बचे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। फिर आप 14 में आए, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगा, 3 साल बचे हैं। फिर आप 2015 में आए, 2 साल बचे हैं। फिर आप 2016 में आए और यहाँ से 1 साल बचा है। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखेगा, वहां से हट जाएगा, वहां से ये हट जाएगा। इट विल नॉट बी शोन देयर। आई होप आपको समझ में आ गई। एंड नाउ इट विल बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बिकॉज 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? ओके, चलिए। डिस्क्लोजर में क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट बात, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास अगर कोई कैश है तो वो सेपरेटली दिखाना है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक के पास अगर कोई कैश है तो वो सेपरेटली दिखाना है। शेड्यूल्ड बैंक में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है कि आपका पैसा लेके कोई भाग जाए। बट अगर नॉन शेड्यूल्ड बैंक है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है कि शेड्यूल्ड बैंक से इतना पैसा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक से इतना पैसा। आ जाओ आगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर से शब्द एडवांस है। हमने किसी को लोन दिया लेकिन पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर वापस मिल जाएगा। तो यहाँ जाएगा डायरेक्टर हो सकते हैं, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का एएस बताओ क्या है? देखूं अब याद हुआ नहीं हुआ। रिलेटेड पार्टी का एएस क्या है? AS 18, वेरी गुड, पढ़े लिखे बच्चे तो जा रहे हैं मेरे, ग्रेट। AS 18। उसके बाद स्टाफ को कोई लोन दिया, किसी को छोटा कुछ एडवांस दिया, वो सब इसमें आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या सेग्रीगेशन करना है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, जैसे वहां था लॉन्ग टर्म में, वही शॉर्ट टर्म में। अदर करंट एसेट के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदर करंट एसेट में आपकी अक्रूड इनकम आ जाएगी, काम कर दिया, पैसे लेने बचे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे, पहले से पेमेंट कर दिया, बेनिफिट लेना बचा है। एंड इम्पोर्टेंटली, अगर आपने ध्यान देना मेरी बात को अब यहाँ, और कंफ्यूज नहीं होना आपके साथ, अभी आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो समझ आएगा। आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023, ईयर एंड होगा, फुल बात दिमाग से सुनेंगे, 2024। और आपका जो रिटर्न फाइल होता है कंपनी के केस में, वो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। 30 सितंबर जनरली, कभी आगे पीछे डेट कर देते हैं, वो अलग बात है। अब साल ये पूरा कंप्लीट होगा, पहले गौर से सुनना, यहाँ जाके पता पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, और फिर जाके कोई व्यक्ति टैक्स पे करेगा। एवरीबडी वुड वांट कि यार हम बिल्कुल लास्ट डेट पर ही पे कर दें, यहीं पे करेंगे, उससे पहले कौन करे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि गवर्नमेंट को पैसा मिलने में टैक्स का बहुत लेट हो जाएगा। एक तो पहले पूरा साल, उसके बाद 6 महीना नियरली और वेट करके फिर जाके पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आ गई एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स में क्या होता है, देर आर सर्टेन डेट्स डिफाइंड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको क्या करना है, आपको साल के बीच में अपना एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है, एस्टिमेटेड इनकम, और उस पे आपको परसेंट लगाना है, और आपको टैक्स जमा कर देना है, विच इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। फिर थोड़े समय बाद आपको एस्टिमेटेड इनकम निकालनी है, उस पर परसेंट लगाना है, और चेक करना है कि अगर आपको लग रहा है टैक्स और बनेगा तो यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स साल में बीच में 1 बार, 2 बार, 3 बार पे किया जाता है, अप्रोक्सीमेट बेसिस पर, एस्टिमेट बेसिस पर। पता पड़ा ईयर एंड होते होते जितना टैक्स जमा होना था भाई, उससे ऊपर ही जमा हो गया। जितना जमा होना था उससे ऊपर ही जमा हो गया, तो गवर्नमेंट खा लेगी पैसा? नहीं, गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देती है। गवर्नमेंट हमें रिफंड दे देती है, और रिफंड जनरली 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। 1 साल के अंदर अंदर वी गेट आवर रिफंड। तो ये आपका यहाँ दिख जाएगा, यहाँ एडवांस टैक्स लेस प्रोविजन। प्रोविजन बता रहा है इतना टोटल टैक्स था इस साल का, और एडवांस टैक्स बता रहा है टोटल इतना दे दिया 1.5 लाख, और बन रहा था 1,20। तो जो 30,000 ऊपर दे दिए, ये पैसा कल को हमें वापस मिलेगा, दिस विल कम इन योर अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम डीटीए? डीटीए के अंदर आपने ज्यादा टैक्स दिया है, जिसका रिवर्सल आगे के सालों में होगा, हाथ में पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इसमें इस साल का जितना टैक्स बनता था, आपने उसके ऊपर पे कर दिया, तो गवर्नमेंट आपके खाते में पैसा डाल देगी वापस। दैट इज योर एडवांस टैक्स। आर यू क्लियर विद द डिफरेंस? क्लियर विद द डिफरेंस? एब्सोल्युटली। ये आपको लिखना है तो आप अपने पास लिख लीजिए, ताकि आप भूले नहीं। लिखना है तो प्लीज राइट इट।
नोट हो जाए तो मुझे बता देना कि मैम डन। ग्रेट। मुझे कॉपी में ये सब लिखा दिखना चाहिए, आपकी कॉपी में जब कल चेक करूं। मुझे बिल्कुल आगे पीछे कोई कहानी चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल वंस रिवाइज एंड कम। जिन लोगों की पिछली क्लास छूट गई है वो मुझे रिक्वेस्ट कर देंगे तो मैं उनको पिछली क्लास का लेक्चर शेयर करा दूंगी। वो लोग उतना लेक्चर देख के कवर करेंगे ताकि यहाँ तक का उनका पूरा क्या हो जाए, पूरा कंट्रोल में आ जाए। मुझे कल से क्वेश्चंस कराने हैं इसके। पहली बात, मुझे कार्तिक तुम ये बात बताओ, साक्षी और सिमरन ने तो करा हुआ है, तुमने क्या कॉस्ट का जितना मैंने प्री इंटर में करवाया था वो कवर कर लिया है? हाँ या ना? जो भी ऑनेस्ट बात है वो बताओ। नहीं तो बीच से तुम्हें समझ नहीं आ पाएगा, मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें उसका भी लिंक शेयर करूं। आज बैठ के मंडे है उसको फटाफट कवर कर लो। मैं कल से सिमरन और साक्षी तुम लोग भी रिवाइज करके रखोगे। कल से हम कॉस्ट को आगे करेंगे। मेरा मन आज से था जैसा मैंने प्लान किया था, लेकिन आगे पीछे हो जाएगी कहानी। दैट शुड नॉट हैपन इसीलिए। इज दैट क्लियर? ओके एवरीबॉडी, रिवीजन करके मिलना। हमने एक पॉइंट तक मार्जिनल कॉस्टिंग कर ली थी, हम उसी के आगे बढ़ेंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। चलो, बाय बाय मेरे बच्चे, टेक केयर एंड आई शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप।